इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों की श्रृंखला में आज हम लोग डिस्कस करेंगे आधुनिक इतिहास के बारे में। तो चलिए हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 1939 में जब ब्रिटेन ने एक पक्षी घोषणा करके भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया, तब इसके विरोध में 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया। अक्टूबर 1939 ईस्वी को जिस दिन कांग्रेस सरकार ने त्यागपत्र दिया, उस दिन मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में इसे मनाया। किस दिवस के रूप में मनाया? मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। कांग्रेस नेता एवं हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस नेता एवं हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस नामक पुस्तक के लेखक पट्टाभी सीतारामैया थे। पट्टाभी सीतारामैया के बारे में एक तथ्य है कि पट्टाभी सीतारामैया 1939 में अध्यक्षीय चुनाव में खड़े हुए थे, परंतु इनके सामने थे सुभाष चंद्र बोस जी। उनके जीत जाने के बाद गांधी जी ने कहा था, सीतारामैया की हार उनकी नहीं बल्कि मेरी हार है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पट्टाभी सीतारामैया बाद में वर्ष 1948 की जयपुर कांग्रेस के वे अध्यक्ष चुने गए थे। कौन से? जयपुर कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे 1948 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट होगा लेबर स्वराज पार्टी। 1925-26 में बनाई गई थी लेबर स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी नहीं, लेबर स्वराज पार्टी की स्थापना 1925-26 में हुआ था। काजी नजरुल इस्लाम, किसने? काजी नजरुल इस्लाम तथा मुजफ्फर अहमद ने इसकी स्थापना किया था। मुजफ्फर अहमद ने इसकी स्थापना किया था। आगे चलकर इसका नाम बदलकर किसान मजदूर पार्टी रख दिया गया। किसान मजदूर पार्टी रख दिया गया। इसी प्रकार लेबर किसान पार्टी की स्थापना 1923 में मद्रास के सिंगारवेलू में, कहाँ पर? मद्रास के सिंगारवेलू में इसकी स्थापना किया गया था, लेबर किसान पार्टी की स्थापना। इसी प्रकार कीर्ति किसान पार्टी की जो स्थापना किया था सोहन सिंह जोश ने किया था। किसने किया था? सोहन सिंह जोश ने किया था। मार्च 1946 को भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टीफर्ड क्रिप्स और नौसेना प्रमुख एवी अलेक्जेंडर को भारतीयों से एक समझौता के लिए भेजा गया। इसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। तो कैबिनेट मिशन कब आया? मार्च 1946 को आया। भारत सचिव उसमें कौन थे? पैथिक लॉरेंस, और व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टीफर्ड क्रिप्स, और नौसेना प्रमुख थे एवी अलेक्जेंडर। ये 3 लोग इसमें थे। क्लियर हो गई बात? कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन की अनुशंसा किया। संविधान सभा के गठन की अनुशंसा कैबिनेट मिशन ने किया है। इसके अनुसार संपूर्ण भारतीय क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया। पहला उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दूसरा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, और तीसरा शेष भारत। नेक्स्ट, 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया तथा 1843 के 5वें एक्ट द्वारा इस प्रथा को कानूनी रूप प्रदान किया गया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयत्नों से 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया। 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट पास किया गया। नेटिव मैरिज एक्ट पास किया गया, जिसमें लड़कियों की उम्र शादी के लिए 12 वर्ष निर्धारित किया गया। सामाजिक सेवा संघ की स्थापना 1921 में बंबई में नारायण मल्हार जोशी ने किया। सामाजिक सेवा संघ की स्थापना 1921 में बंबई में नारायण मल्हार जोशी ने किया। सेवा समिति की स्थापना 1914 में इलाहाबाद में हृदयनाथ कुरुंज ने किया। सेवा समिति की स्थापना हृदयनाथ कुरुंज ने 1914 में किया। दीन बंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 में ज्योतिबा फूले ने किया। दीन बंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 में ज्योतिबा फूले ने किया। गोरक्षणी सभा की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया।
गोरक्षणी सभा की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया। गो हत्या विरोधी समिति बाल गंगाधर तिलक ने बनाया। गो हत्या विरोधी समिति बाल गंगाधर तिलक ने बनाया। गोरक्षा संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। गोरक्षा संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। केंद्रीय खिलाफत समिति के इलाहाबाद अधिवेशन में असहयोग के एक कार्यक्रम को स्वीकार किया गया, जिसके 4 चरण थे। उपाधियों का त्याग, पुलिस तथा फौज का बहिष्कार, अंततः करों के भुगतान को रोक देना था। नेक्स्ट, वल्लभ भाई पटेल के वरसाड़ सत्याग्रह। सरदार वल्लभ भाई पटेल के वरसाड़ सत्याग्रह को हार्डिमन ने ग्रामीण गुजरात में पहला सफल गांधीवादी सत्याग्रह कहा है। वल्लभ भाई पटेल के वरसाड़ सत्याग्रह को हार्डिमन ने ग्रामीण गुजरात में पहला सफल गांधीवादी सत्याग्रह कहा है। पहला सफल गांधीवादी सत्याग्रह कहा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। इस हत्याकांड में सरकारी स्रोतों के अनुसार 379 लोग मारे गए थे। संपूर्ण देश में जबरदस्त विरोध को देखते हुए 1 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया, परंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी एक आयोग बनाया, जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय तथा उनके 2 सदस्य महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू थे। महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू थे। वैकम या वायकॉम सत्याग्रह 1924-25 में अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरोध में त्रावणकोर केरला में चलाया गया था। इसका उद्देश्य था निम्न जातियों को, अछूतों को जो है मंदिर में प्रवेश दिलाना। इसमें गांधी जी इस आंदोलन में गए हुए थे। इस आंदोलन का नेतृत्व टी.के. माधवन, के केलप्पन तथा के.पी. केशव मेनन ने किया था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास की सर्वाधिक उल्लेखनीय घटना 1717 ईस्वी में जॉन सुरमन के नेतृत्व में ब्रिटिश दूत मंडल को भारतीय रियासतों को प्राप्त करने हेतु मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचा था। तो 1717 में जॉन सुरमन जो था उसके नेतृत्व में फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचा था। क्या, किसके लिए? जो है व्यापार का एकाधिकार प्राप्त करने के लिए, व्यापार के अधिकार को प्राप्त करने के लिए। इस समय फर्रुखसियर ने अंग्रेजी दूत मंडल को 3 फरमान प्रदान किया था। इन तीनों फरमानों को कंपनी का महाअधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि 1717 ईस्वी में जॉन सुरमन के नेतृत्व में ब्रिटिश व्यापार मंडल ने फर्रुखसियर से क्या प्राप्त कर लिया था? मैग्ना कार्टा प्राप्त कर लिया था, कंपनी का महाधिकार प्राप्त कर लिया था। कब? 1717 में। किसने दिया था? फर्रुखसियर ने दिया था। किसको दिया था? जॉन सुरमन के नेतृत्व में जो टीम आई थी उसको दिया था। नेक्स्ट, डच व्यापारी व्यवस्था। डच व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता अर्थात कार्टेल पर आधारित था। प्रश्न पूछा जाता है किसकी व्यापार व्यवस्था कार्टेल पर आधारित था? तो डचों की व्यापार व्यवस्था कार्टेल पर आधारित था। गोवा को पुर्तगालियों ने अपने राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित किया था। गोवा को पुर्तगालियों ने अपने राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित किया था। 1529 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा भारत में नया पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था। नीनो डी कुन्हा ने 1530 ईस्वी में प्रशासन का मुख्य क्षेत्र क्या बना दिया? कोचीन के स्थान पर गोवा को बनाया। कोचीन के स्थान पर क्या बनाया? गोवा को बनाया। और गोवा इनके केंद्र का प्रमुख जो है हो गया, इनके केंद्र में हो गया गोवा। क्लियर? अगला, 1754 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को जो है वापस बुलाया और गोडेहू को पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा था। 1754 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया था और उसकी जगह किसको भेजा था? गोडेहू को पांडिचेरी का गवर्नर बनाकर भेजा था। पांडिचेरी की जो संधि हुई थी फ्रांसीसी गवर्नर गोडेहू और अंग्रेजों के बीच में 1755 ईस्वी में हुआ था। यह इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इस पे लगातार प्रश्न आता है कि जो पांडिचेरी की संधि हुई थी उस समय फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो डुप्ले आंसर नहीं होगा, क्योंकि डुप्ले तो 1754 में ही चला गया था। 1755 में था गोडेहू और अंग्रेजों के बीच में संधि हुई थी।
इस संधि में यह व्यवस्था थी कि जो बुस्सी हैदराबाद में ही रहेगा। बुस्सी एक क्षेत्र था, वो किस में रहेगा? हैदराबाद के पास में ही रहेगा। ठीक है, दोनों कंपनियों को अपने अपने क्षेत्र वापस इस संधि में मिल गए थे। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध की समाप्ति के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। बक्सर की युद्ध की समाप्ति के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। इस संधि पर शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव ने हस्ताक्षर किया था। तो 1765 ईस्वी में जो इलाहाबाद संधि हुई था उस पे कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था? तो 3 लोगों ने हस्ताक्षर किया था। शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव ने हस्ताक्षर किया था। 3 लोगों ने हस्ताक्षर किया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1848-1849 में हुआ था। 1848-1849 में हुआ था। रामनगर का युद्ध कब हुआ था? 22 नवंबर 1848 को हुआ था। चिलैयावाला का युद्ध 13 फरवरी 1849 को हुआ था। 3-4 युद्ध आप क्रम से लगाइएगा। पहला रामनगर का युद्ध 22 नवंबर 1848 को, चिलैयावाला का युद्ध 13 फरवरी 1849 को, गुजरावाला का युद्ध 21 फरवरी 1849 को, गुजरावाला का युद्ध 21 फरवरी 1849 को, 29 मार्च 1849 को डलहौजी ने सिख राज को अंग्रेजों में मिला लिया। 29 मार्च 1849 को डलहौजी ने सिख राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। फर्रुखाबाद क्षेत्र में मोहम्मद खां बंगस ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। फर्रुखाबाद क्षेत्र में मोहम्मद खां बंगस ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। मोहम्मद खां बंगस ने बुंदेलखंड क्षेत्र पर भी अपना कब्जा जमाया था। नेक्स्ट, सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के चोटी के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। गांधी को पूना के आगा खां पैलेस में रखा था। नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में रखा था। वाजिद अली शाह 1847 से लेकर 1856 में अवध का अंतिम नवाब था। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। लॉर्ड डलहौजी ने 1854 ईस्वी में आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1856 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा के रूप में याद किया जाता है। बॉम्बे में वेब मिलर नामक एक अंग्रेजी पत्रकार ने न्यू फ्रीमैन में धरासन तट पर सत्याग्रहियों पर की गई पुलिस जातियों का आंखों देखा विवरण दिया है। बॉम्बे में वेब मिलर नामक एक अमेरिकी पत्रकार ने, अमेरिकी पत्रकार था वेब मिलर, उसने जो धरसना तट पर जो सत्याग्रहियों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी उसका आंखों देखा विवरण प्रस्तुत किया था। धरसना का नेतृत्व सरोजनी नायडू तथा इमाम साहब और मणिलाल गांधी कर रहे थे। धरसना सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल गांधी कर रहे थे। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी एवं अशोक मेहता के प्रयत्नों से की गई थी। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी एवं अशोक मेहता के प्रयत्नों से की गई थी। इस दल का प्रथम सम्मेलन 1934 ईस्वी में पटना में हुआ था। 1934 ईस्वी में पटना में हुआ था। लॉर्ड मेयो ने जेल सुधारों में रुचि लिया था। इनके समय में सबसे महत्वपूर्ण कानूनी सुधार 1872 में भारत साक्ष्य अधिनियम को पारित किया गया था। 26 जनवरी 1930 का दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया था। जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्यों को स्वीकार करवाने के लिए कांग्रेस के भीतर ही एक दबाव समूह के रूप में इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग की स्थापना किया था। जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग की स्थापना किया था। 1927 ईस्वी में गठित साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे।
साइमन कमीशन के मुद्दे पर सभी भारतीय पार्टियों ने आपत्ति जताई, परंतु साइमन कमीशन का निम्नलिखित पार्टियों ने स्वागत भी किया था। पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, मद्रास की जस्टिस पार्टी, मुस्लिम लीग शफी गुट, केंद्रीय सिख संगठन, अखिल भारतीय अछूत फेडरेशन। नेक्स्ट, कांग्रेस ने 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ कर दिया। 4 जनवरी 1932 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके मई 1932 में मध्य प्रांत के बैतूल में मन्नू गोंड तथा चैतू गोइके जैसे आदिवासी नेताओं ने वन सत्याग्रह शुरू कर दिया था। किसके तहत? सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत। मई 1933 ईस्वी में गांधी जी ने व्यवहारिक रूप से द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था। अप्रैल 1934 में पटना में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया था। 33 में स्थगित किया गया, 34 में वापस ले लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रसाद नहीं मिला जो असहयोग आंदोलन को प्राप्त हुआ था। हिंदू महासभा की स्थापना 1908-9 में पंजाब में हुई थी। पंडित मदन मोहन मालवीय वर्ष 1923 से लेकर 1926 तक इसके अध्यक्ष थे। किसके? हिंदू महासभा, जिसकी स्थापना 1908-9 में पंजाब में हुई थी। वारिंग हेस्टिंग 1772 में फोर्ट विलियम के प्रेसिडेंसी के पहले गवर्नर और 1774 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने, जबकि उन्होंने 1785 में इस्तीफा नहीं दिया था। वारेन हेस्टिंग ने 1772 में फोर्ट विलियम के प्रेसिडेंसी के पहले गवर्नर और 1774 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को आयोजित हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को आयोजित हुआ। इसमें कुल 89 व्यक्तियों ने भाग लिया था। मुस्लिम नेताओं में आगा खां, मोहम्मद अली फजलुल हक और मोहम्मद अली जिन्ना शामिल हुए थे। हिंदू महासभा के नेता मुंजे और जयशंकर शामिल हुए थे। भारतीय पूंजीपतियों के एकमात्र प्रतिनिधि होमी मोदी पहुंचे थे। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में फजले हुसैन शामिल हुए थे। हरिजन प्रतिनिधि भीमराव अंबेडकर तीनों सम्मेलनों में शामिल होने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जनगण मन को 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर के दिन गाया गया था। समाजवादी प्रभाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया था। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था रुहेलों ने। इस युद्ध के बाद रुहेल स्वतंत्र हो गए थे। रुहेलों की राजधानी पहले बरेली के आंवला में थी, बाद में रामपुर में स्थानांतरित कर दिया गया। 18वीं सदी के आरंभ में केरल के 4 प्रमुख राज्य थे, कालीकट, चिरक्कल, कोचीन, त्रावणकोट, जिसमें त्रावणकोट को 1729 में राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिली। मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी राम वर्मा एक उत्कृष्ट कवि, विद्वान, संगीतज्ञ, अभिनेता तथा सुसंस्कृत व्यक्ति था। डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में बनी। उन्होंने 1620 में त्रैकोवार, तमिलनाडु तथा 1776 ईस्वी में श्री रामपुरम, जो कि बंगाल में है, अपनी बस्ती को बनाया था। श्री रामपुर बंगाल में डेनिश कंपनी का भारत में मुख्यालय था, परंतु यह अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर पाई। 1630 ईस्वी में मैड्रिड की संधि हुई, जिसके अनुसार पूर्वी व्यापार को अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के बीच संघर्ष का अंत करने का निश्चय लिया गया। पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच संघर्ष को अंत करने का निर्णय लिया गया। 1634 ईस्वी में सूरत कोटी के अध्यक्ष तथा गोवा पुर्तगाली वायसराय से मिलकर इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया गया। मुर्शीद कुली खां ने भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किया था। इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। इसके काल में 1717 से लेकर 1727 में जमींदारों की कुल 3 विद्रोह हुए थे। औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाया था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा हुई थी।
नॉर्थ बुक के शासनकाल में 1875 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा हुई थी। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में राजकीय उपाधि अधिनियम 1876, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने कैसरे हिंद की उपाधि धारण किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, लॉर्ड रिपन के शासनकाल के स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1882 में पारित हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, साथ ही साथ 1882 ईस्वी में स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव को पारित किया गया था। 1814 ईस्वी में गोरखाओं ने बुटवल जिले की अंग्रेजी पुलिस चौकी पर हमला किया था। मई 1814 ईस्वी में गोरखाओं ने बुटवल जिले की अंग्रेजी पुलिस चौकी पर हमला किया था। फलतः गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने अक्टूबर 1814 ईस्वी में युद्ध की घोषणा कर दी। अंत में सुगौली की संधि हुई थी। सुगौली की संधि कब हुई थी? मार्च 1816 में सुगौली की संधि हुई थी। इस संधि के उपरांत नेपाल की राजधानी काठमांडू में अंग्रेज रेजिडेंट रखा गया। सिक्किम को नेपाल से आज़ाद कर दिया गया। सिक्किम को नेपाल से आज़ाद कर दिया। अंग्रेज़ों ने नेपाल को स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्रदान किया था। स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्रदान किया था। 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य लगातार कमज़ोर होता चला गया। फलस्वरूप जाट राज्य जो कि भरतपुर में था, इसके स्थापना हो गई। किसने स्थापना किया? चूड़ामण और बदन सिंह ने स्थापना किया था। 1700 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना हुई, जिसकी संस्थापक थे हैदर अली। ठीक है। 1761 में कर्नाटक में 1722 ईस्वी में सदातुल्ला ने कर्नाटक की स्थापना कर दिया था। निजामुल उल मुल्क ने हैदराबाद की स्थापना 1724 में किया था। शहादत खां बुरहान उल मुल्क ने अवध की स्थापना किया था 1722 में। रुहीला में वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान ने रुहेला की स्थापना कर दिया था। बंगश की स्थापना, जो कि फर्रुखाबाद क्षेत्र है, मोहम्मद खां बंगश ने स्थापना कर दिया था। आंग्ल बर्मा युद्ध की बात किया जाए, आंग्ल बर्मा युद्ध, पहला आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से लेकर के 26 के बीच में। 1824 से लेकर के 26 बीच में, जबकि द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1852 से लेकर 52-53 में हुआ था। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885-86 में हुआ था। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885-86 में हुआ था। प्रथम बर्मा युद्ध जो था उसमें लॉर्ड एम्स्टर्ड के काल में हुआ था तथा याईडूब की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? याईडूब की संधि हुई थी 24 फरवरी 1826 ईस्वी को। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1852-53 में, लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के काल में। जबकि तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो कि 85-86 में लड़ा गया था, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। इसने 1886 को संपूर्ण बर्मा को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। संपूर्ण बर्मा को अंग्रेजी राज्य में मिला गया। 1935 ईस्वी में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 4 जनवरी 1948 को बर्मा को पूर्ण रूप से आज़ाद कर दिया गया। 4 जनवरी 1948 को। 1856 ईस्वी में अवध का अधिग्रहण अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति के तार्किक परिणाम के रूप में है। 1856 में अवध का जो अधिग्रहण किया गया, वो अंग्रेजों ने अपनी तार्किक नीति का प्रयोग करते हुए उसका अधिग्रहण कर लिया। तामलुक की सरकार ने अपनी पुलिस और विद्युत वाहिनी नाम की सेना स्थापित किया था। तामलुक की सरकार ने अपनी पुलिस और विद्युत वाहिनी के नाम से सेना स्थापित किया था। इसका अपना गुप्तचर विभाग था, न्यायालय था, जेल था, अन्य और भी चीज़ें थी। तामलुक जो कि ताम्रलिप्ता सरकार की स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया गया है, जिसपे मतंगिनी हजारा की तस्वीर लगी हुई है। ताम्रलिप्ति या तामलुक सरकार की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया गया था वर्ष 2002 में, जिसमें मतंगिनी हजारा की तस्वीर लगी हुई है। 1918 में कांग्रेस ने जो है 1918 में कलकत्ता का नाम जो है कलकत्ता से बदल करके राजधानी कहाँ कर दिया गया? दिल्ली कर दिया गया। 1911 में कलकत्ता से बदल करके दिल्ली को ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी बना दिया गया था। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने 11 दिसंबर 1911 को हुए दिल्ली दरबार में किया था।
महात्मा गांधी की दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है। महात्मा गांधी को दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है। गांधी जी खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। इसी संदर्भ में गांधी जी ने कहा था कि ऐसे जियो जैसे आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। ऐसे जियो कि जैसे आपका आखिरी दिन है और ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। 1 अक्टूबर 1937 को भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना और उसका उद्घाटन किया गया। 1935 के एक्ट के प्रावधान के द्वारा 1937 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव करवाए गए थे। इस चुनाव के कांग्रेस में कुल 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था। अरविंद घोष की बृहद और जटिल साहित्यिक कृतियों में दार्शनिक चिंतन, कविता, नाटक और अन्य लेख सम्मिलित किए गए हैं। अरविंद घोष की मुख्य रचनाएं एसेस ऑन गीता, एसेस ऑन गीता, द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा। अरविंद घोष ने पांडिचेरी में आध्यात्मिक विकास के अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र के रूप में एक आश्रम की स्थापना किया, जिसकी ओर विश्व भर के छात्र आकर्षित हुए। गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में किया था। गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में किया था। इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था, लंदन में। अभिनव भारत की स्थापना बी.डी. सावरकर ने किया था, लंदन में। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1907 में तारकनाथ दास ने अमेरिका में किया था। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल, रामचंद्र और बरकतुल्ला सयानी ने 1913 ईस्वी में किया था, जबकि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना लाला हरदयाल, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन में 1914 में किया था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एवं गवर्नमेंट की स्थापना राजा महेंद्र प्रताप ने 1915 में किया था, काबुल में। इंडिपेंडेंस लीग 1942 में स्थापित किया गया था, रास बिहारी बोस द्वारा, टोक्यो, जापान में। 1934 ईस्वी में स्वामी संपूर्णानंद की अध्यक्षता में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में 13 प्रांतों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किया गया था। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से लेकर के 72 तक था। काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज तथा भारतीय युवाओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किया गया था। मेयो कॉलेज की स्थापना किया गया था। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड मेयो के समय हुआ। कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना लॉर्ड मेयो के काल में हुआ। केंद्र तथा प्रांतों के मध्य राजस्व बंटवारे की नई प्रणाली का शुरुआत लॉर्ड मेयो के काल में ही हुआ। 1871 में भारत की प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के ही काल में हुआ था। राज्यों में रेलवे व्यवस्था का शुभारंभ लॉर्ड मेयो के काल में ही हुआ था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का जो कार्यकाल है 1872 से लेकर के 1876 तक था है, और लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से लेकर के 1905 तक है, जबकि लॉर्ड डलहौजी का काल 1848 से लेकर के 1856 तक का कार्यकाल लॉर्ड डलहौजी का है। बालाजी विश्वनाथ कोंकण के एक ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। बालाजी विश्वनाथ कोंकण के एक ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। 1696 ईस्वी में उन्हें पूना का सभासद बनाया गया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात आजम ने शाहू को मुगल हिरासत से मुक्त करवा लिया था। अरविंद घोष कवि और भारतीय राष्ट्रवादी थे। उन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से सार्वभौमिक मोक्ष का दर्शन प्रतिपादित किया था। अरविंद घोष कवि और भारतीय राष्ट्रवादी थे। इन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से सार्वभौमिक मोक्ष का दर्शन प्रतिपादित किया था। अरविंद घोष ने बंगाल में क्रांतिकारी दल का गठन किया, जिसका प्रचार और प्रसार करने के लिए अनेक शाखाएं खोली गई और वे स्वयं इसके प्रधान संचालक बने रहे। खुदीराम बोस कन्हैयालाल दत्त इसके संगठन के ही क्रांतिकारी थे। अपने समाज सुधार योगदान के अंतर्गत ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने देशी भाषा और लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूलों की एक श्रृंखला के साथ कलकत्ता में मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना किया था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने
ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने देशी भाषा और लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल की एक श्रृंखला के साथ ही कलकत्ता में मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1848 में बैताल पंचविंशत नामक बांग्ला भाषा की प्रथम गद्य रचना भी प्रकाशित किया था। बैताल पंचविंशत। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल सर आर्थर हेनरी मैकमोहन के नाम से प्रसिद्ध मैकमोहन रेखा एक सीमांकन है जो तिब्बत और उत्तर पूर्वी भारत को अलग करता है। मैकमोहन रेखा का कर्नल मैकमोहन द्वारा 1914 के शिमला समझौते में तिब्बत, चीन और भारत के बीच सीमा के रूप में प्रस्तावित किया गया था। कारखाना अधिनियम 1881 गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के समय में लाया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य अल्पायु श्रमिकों को संरक्षण एवं उनके लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की व्यवस्था करना था। राष्ट्रवादी नेता वल्लभ भाई पटेल ने मई 1947 में भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया था। राष्ट्रवादी नेता वल्लभ भाई पटेल ने मई 1947 में भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके पहले अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको एटक कहा जाता है, इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। तो ध्यान दीजिएगा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ये इसकी स्थापना 1920 में ही कर दिया गया था। जबकि राष्ट्रवादी नेता वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन पूछे तो इसकी स्थापना 1947, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन 1947, जबकि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष बनाए गए थे लाला लाजपत राय। ये इसकी स्थापना पहले हुई थी, जिसे एटक का सम्मेलन कहा भी जाता, एटक बोला जाता है इसको। भीमराव अंबेडकर ने 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किया था। 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में 15 सीटें इन्होंने जीता था। भीमराव अंबेडकर ने 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की क्या किया था, स्थापना किया था, जो 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में 15 सीटें जीती थी। प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 में फरवरी 1952 के बीच आयोजित किया गया था। प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 के बीच 4 माह में आयोजित किया गया था। इस चुनाव में कुल 53 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 14 राष्ट्रीय दल भी शामिल थे। राष्ट्रीय दल भी शामिल थे। सुकुमार सेन भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्हें प्रमुख चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। वेद समाज की स्थापना की प्रेरणा केशव चंद्र सेन से मिली थी। के श्री धरलू नायडू द्वारा 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना किया गया था। वेद समाज की स्थापना की प्रेरणा केशव चंद्र सेन से मिला था। स्थापना किया किसने था? श्री धरलू नायडू द्वारा 1864 में किया गया था। कहाँ पर? मद्रास में किया गया था। वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। इन्होंने ब्रह्म समाज की पुस्तकों का तमिल तथा तेलुगु भाषा में अनुवाद किया था। ब्रिटिश के इतिहासकारों के अनुसार बंगाल दुर्भिक्ष में 15 लाख लोग मारे गए, जबकि भारतीय इतिहासकार यह संख्या 60 लाख तक बताते हैं। वायसराय लॉर्ड वेवेल ने 1943-44 में सर जॉन वुडहेड की अध्यक्षता में दुर्भिक्ष जांच आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने बंगाल दुर्भिक्ष 1943 के कारणों की जांच किया था। 3 बार दुर्भिक्ष आयोग का और भी गठन किया गया था। एक बार दुर्भिक्ष आयोग बनाया गया 1880 में। इसके अध्यक्ष थे रिचर्ड स्ट्रेची और वायसराय थे लॉर्ड लिटन। दुर्भिक्ष आयोग 1887 में भी बनाया गया। इसके अध्यक्ष थे जेम्स लियाल और वायसराय थे लॉर्ड एल्गिन। तीसरा दुर्भिक्ष आयोग बना 1900 में और अध्यक्ष थे एंटोनी मैकडोनाल्ड थे और वायसराय लॉर्ड कर्जन था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था और इसको ख़त्म करने का कार्य कैंपबेल ने किया था। भारतीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना एम.जी. रनाडे एवं रघुनाथ राव ने किया था। भारतीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना एम.जी. रनाडे और रघुनाथ राव ने किया था। 19वीं शताब्दी में मुस्लिम समाज और धर्म सुधार के लिए एक और आंदोलन चला, जिसे अहमदिया आंदोलन कहते हैं। अहमदिया आंदोलन का उदार सिद्धांतों पर आधारित था। इसकी स्थापना 1869 में मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। मिर्जा गुलाम
अहमद ने किया था। कब? 1889 1889 में स्थापना किया था। किसका? अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन चलाया था 1889 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के युद्ध में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने खुलकर भाग लिया था। हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार युद्ध में अंग्रेज और फ्रांसीसी खुल करके जो है भाग लिया था। अंग्रेजों ने हैदराबाद में नासिर जंग तथा कर्नाटक में अनवरुद्दीन का साथ दिया। फ्रांसीसियों ने कर्नाटक में चांद साहब और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का साथ दिया था। 1855 ईस्वी में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच पांडिचेरी में संधि हो गई और द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। भारत में अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे। पहला कर्नाटक युद्ध 1740 से 48, दूसरा 51 से 55 और तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 से लेकर 1763 के बीच लड़ा गया था। वारेन हेस्टिंग ने रिंग फेंस की नीति का अनुसरण किया था। वारेन हेस्टिंग ने रिंग फेंस की नीति का अनुसरण किया था, जिसका उद्देश्य बफर जोन बनाकर कंपनी की सीमाओं का रक्षा करना था। बफर जोन बनाकर कंपनी की सीमाओं का रक्षा करना था। वस्तुतः वेलेजली की सहायक संधि की नीति रिंग फेंस व्यवस्था का ही विस्तार था। रिंग फेंस व्यवस्था का विस्तार क्या था? सहायक संधि था। वारेन हेस्टिंग ने गवर्नर जनरल के रूप में जो है अब जब पद संभाला था, उसी समय जो है ये सारी नीति, उस समय ऐसा सिचुएशन था जिसको संभालना जो है अंग्रेज़ों के लिए मुश्किल साबित हो रहा था। तब जो है वारेन हेस्टिंग ने रिंग फेंस की नीति लेकर के आया था। पहला आंग्ल बर्मा युद्ध, जब अंग्रेज बर्मा की राजधानी याड्यूब से 60 किलोमीटर दूर रह गया था, तब बार्नियो ने संधि का प्रस्ताव भेजा था। ध्यान सुनिएगा, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जब हुआ था, अंग्रेज बर्मा की राजधानी जो बर्मा थी उसकी राजधानी क्या थी? याडूब से 60 किलोमीटर दूर था। तब जो है संधि का प्रस्ताव भेजा गया था। परिणाम स्वरूप याडूब की संधि हो गई थी 24 फरवरी 1826 ईस्वी को। याडूब की संधि से अंग्रेजों की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और ब्रिटिश सरकार जो है तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एम्स्टर्डम की इस कार्य से प्रसन्न हुई और लॉर्ड एम्सहर्ट को अर्ल ऑफ अराकान की उपाधि दिया जाता है। अर्ल ऑफ अराकान की उपाधि दिया जाता है लॉर्ड एमहर्स्ट को अर्ल ऑफ अराकान की उपाधि दिया जाता है। अंग्रेज और बर्नियों के बीच 3 युद्ध हुए थे। अंग्रेज और बर्नियों के बीच 3 युद्ध हुए थे, जिसे हम लोग जो है आंग्ल बर्मा युद्ध के नाम से जाना जाता है। पहला हुआ था 1823 से 24 ईस्वी के बीच में, दूसरा 1852 में लड़ा गया और तीसरा 1885 में लड़ा गया था। लॉर्ड डफरिन के समय बर्मा को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट, सर सैयद अहमद खां जो है अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी विदेशी विचारों पर आधारित तथा पूर्णतः भारतीय दर्शन पर विचारित आंदोलन था। थियोसॉफिकल सोसाइटी विदेशी विचारों पर आधारित तथा पूर्णतः भारतीय दर्शन पर विचारित, आधारित किस पे था? जो है वो विदेशी विचार, और जो है विचार किसका किया गया था? वो भारतीय दर्शन का किया गया था। इस आंदोलन की शुरुआत अमेरिका में 1875 ईस्वी में मैडम HP ब्लावात्स्की ने तथा अमेरिका के H अलकाट ने किया था। रीड और मुनरो के नेतृत्व में मद्रास के अनेक अधिकारियों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था की सिफारिश किया था। रीड और मुनरो के नेतृत्व में मद्रास में अनेक अधिकारियों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था की सिफारिश किया था। 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था 12 महल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू किया गया। इसे संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 51% भाग पर इसे लागू किया गया था। इस व्यवस्था से किसानों का शोषण जारी रहा और महाजनी व्यवस्था का प्रसार होता रहा। अमीनी समिति की स्थापना 1878 ईस्वी में की गई थी। अमीनी समिति की स्थापना 1878 ईस्वी में किया गया था। कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर के 1769 तक, जबकि दूसरा मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से लेकर के 84 तक। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1719 से लेकर के 1792 तक, जबकि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, 1799 को हुआ था।
पहले को छोड़कर शेष में अंग्रेजों को विजय मिली थी। पहला आंग्ल मैसूर छोड़ दिया जाए तो बाकी में अंग्रेजों को विजय मिली थी। चौथे मैसूर युद्ध में विजय के बाद अंग्रेजों ने मैसूर राज्य का विभाजन कर दिया और मैसूर राज्य वाडियार वंश के एक अल्पवयस्क राजकुमार को सौंप दिया गया। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से लेकर 28 के शासनकाल की मुख्य घटना थी बर्मा युद्ध, जो कि 1824-26 में होना प्रारंभ हुआ था। और इसी समय यहाँ पे शासक था बर्नियों का, जो कि पहले ही इसने संधि स्वीकार कर लिया था। ठीक है। इजारेदारी प्रथा की अगर बात किया जाए, इजारेदारी प्रणाली को 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने लागू किया था। वारेन हेस्टिंग ने लागू किया था इजारेदारी प्रथा। 1772 में वारेन हेस्टिंग ने इजारेदारी प्रथा लागू किया था। इसकी दो विशेषताएं थी। इसमें प्रत्येक पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था किया गया था। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि के ठेके दे दिए जाते थे। इस व्यवस्था से कंपनी को लाभ तो हुआ, परंतु उनकी वसूली में अस्थिरता आ गई। 1777 ईस्वी में पंचवर्षीय ठेके की जगह ठेके की अवधि 1 वर्ष कर दिया गया। संपत्ति के पलायन या धन की निकासी ने विदेशी पूंजी द्वारा भारत के सुदूर आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश और शोषण को सुविधाजनक बना दिया। संपत्ति पलायन या धन निकासी ने क्या किया? विदेशी पूंजी द्वारा भारत के सुदूर आंतरिक क्षेत्र में भी प्रवेश और शोषण को सुविधाजनक बना दिया। पॉवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया, इसके लेखक है पृथ्वी चंद्र राय ने लिखा था। पॉवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया के लेखक पृथ्वी चंद्र राय, उन्होंने बताया था कि संपत्ति के पलायन या धन की निकासी ने विदेशी पूंजी द्वारा भारत के आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश करके शोषण को और सुविधाजनक कैसे बना दिया गया है। जबकि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसको लिखा था दादा भाई नौरोजी ने। भारत सरकार अधिनियम की बात किया जाए तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में यह घोषणा किया कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। सन्यासी विद्रोह भारत की आज़ादी के लिए बंगाल में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध किया गया एक प्रबल विद्रोह था। सन्यासी विद्रोह भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया एक प्रबल विद्रोह था, जो कि कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। सन्यासियों के अधिकांश शंकराचार्य इसके अनुयायी थे। इतिहास प्रसिद्ध इस विद्रोह की स्पष्ट जानकारी बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंदवठ में मिलता है। इस विद्रोह को कुचलने के लिए वारेन हेस्टिंग के कठोर कार्रवाई करनी पड़ी थी। अरुणा गांगुली के नाम से भी जानी जाती, अरुणा गांगुली इनका वास्तविक नाम था। अरुणा आसफ अली के नाम से जानी जाती हैं, क्योंकि आसफ अली से इन्होंने क्या कर लिया था? विवाह कर लिया था। इनका मूल नाम अरुणा गांगुली था। पहली भारतीय संयुक्त राज्य अमेरिका की राजदूत बनी थी। प्रथम भारतीय जो संयुक्त राज्य अमेरिका में राजदूत बनी थी। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और 1932 के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में भाग लेने के लिए इनको कैद किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और 32 में और फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में इनको जो है कैद किया गया था। 1942 में इन्होंने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज तिरंगा को फहराया था। बदरुद्दीन तैयब, जो कि 1844 से 1906 बम्बई के पहले बैरिस्टर थे। बदरुद्दीन तैयब 1844 से लेकर 1906 बम्बई के पहले बैरिस्टर थे। केसरी में विद्रोहात्मक लेखन पर तिलक के मामले की वकालत भी इन्होंने किया था। नेक्स्ट, यंग बंगाल आंदोलन के नेता हेनरी विलियम डेजोरियो नामक एंग्लो इंडियन यंग बंगाल आंदोलन का नेता हेनरी विलियम डेजोरियो ने किया था। ये कौन थे? एंग्लो इंडियन थे। डेजोरियो को आधुनिक भारत का राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। डेजोरियो को आधुनिक भारत का राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने हेनरी विलियम डेरोजियो को आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत और अपनी जाति के पिता कहा था। जस्टिस पार्टी का गठन कब किया गया? 20 नवंबर 1916 को किया गया। जस्टिस पार्टी का गठन 20 नवंबर 1916 को किया गया। डॉक्टर सी नतेशा मुदलियार द्वारा किया गया था। किसने किया था? सी नतेशा मुदलियार द्वारा किया गया था।
गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया गया था। 1918 में जो है अहमदाबाद मिल आंदोलन, फिर 1918 में ही खेड़ा विद्रोह का भी नेतृत्व जो है गांधी जी ने किया था। अवध के स्वतंत्र शासकों की श्रृंखला में अंतिम शासक वाजिद अली शाह एक प्रसिद्ध कवि था। बदन सिंह चूड़ामन का भतीजा था, जिसने अहमद शाह अब्दाली ने राजा की उपाधि प्रदान किया था। बदन सिंह चूड़ामन का भतीजा था, जिसे अहमद शाह अब्दाली ने राजा की उपाधि प्रदान किया था। बदन सिंह को जाट राज्य भरतपुर का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जाट राज्य भरतपुर का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों ने पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी उपस्थिति स्थापित किया था, जब उन्होंने डच कोरोमंडल विशेष रूप से पुलिकट में एक रीडिंग पोस्ट की स्थापना किया था। डचों ने 1816 और 1627 में सूरत और बंगाल में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। भारत ने डचों द्वारा स्थापित पहला कारखाना 1605 मसूलीपट्टनम में था। 1605 ईस्वी में डचों ने आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। मुगल सम्राट अकबर की अनुमति से पुर्तगालियों ने हुगली में कारखाना स्थापित किया था। कार्टेज व्यवस्था के तहत भारतीय जहाज़ों के कप्तानों को गोवा के वायसराय से लाइसेंस लेना पड़ता था। डेनमार्क द्वारा लगभग 225 वर्षों तक भारत में अपने उपनिवेश बनाए रखे थे। भारत में स्थापित डेनिश बस्तियों को त्रंकोबार तमिलनाडु, रामपुरा पश्चिम बंगाल और निकोबार द्वीप इसमें शामिल थे। 1605 ईस्वी में डचों ने आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। बाजीराव प्रथम के शासनकाल में हुई संधियों की बात किया जाए तो मुंशी शिवग्राम की संधि हुआ था। वायसराय की संधि हुई थी 1731 में शंभू जी के साथ। दुरई की संधि हुई थी 1738 में निजाम के साथ हुई थी। 1752 में झलकी की संधि हुई थी। 1752 में झलकी की संधि हुई थी। इस संधि के द्वारा निजाम ने बराड़ का आधा भाग मराठों को दे दिया था। इस संधि के समय पेशवा बालाजी बाजीराव थे। यूरोपवासियों में सर्वप्रथम पुर्तगीज भारत आए थे। 1505 ईस्वी में फ्रांसिसो डी अल्मीड़ा भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल बनकर आया था। डचों ने भारत में रहने के दौरान सिक्कों की ढलाई पर भी अपना हाथ आजमाया था। पुलिकट स्थित टकसाल से भगवान वेंकटेश्वर मतलब विष्णु भगवान के चित्र और सोने के पैगोडा के सिक्के भी डचों ने ही जारी किया था। सोने के पैगोडा के सिक्के डचों द्वारा जारी किया गया था। अहोम विद्रोह 1828 से लेकर 1830 ईस्वी के बीच असम में हुआ था। चेरो विद्रोह 1817 में हुआ था, पूर्वी भारत में हुआ था। इसका नेतृत्व भूषण सिंह ने किया था। जबकि कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। इसका नेतृत्व किया था सुरगा में। और यह कोल विद्रोह जो हुआ था झारखंड के छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में हुआ था। रामोसी विद्रोह 1826 से लेकर 29 के बीच में हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व किया था उमा जी ने। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया था उमा जी ने। मराठी जात के रामोसी किसानों द्वारा यह विद्रोह किया गया था। मुर्शीद कुली खान ने जागीर भूमि को काफ़ी बड़े हिस्से को खालसा में परिवर्तित कर कृषि प्रथा की शुरुआत किया था। मुर्शीद कुली खान ने जागीर भूमि को क्या किया था, बड़े हिस्से को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। 1819 ईस्वी में अवध के 7वें शासक सादत खां ने राजा की उपाधि धारण किया था। शहादत खां सेकंड ने राजा की उपाधि धारण किया था। शुजाउद्दौला, जिसका कार्यकाल 1754 से लेकर 1775 था। 1774 ईस्वी में रुहेला सरदार हाफिज रहमत खां और शुजाउद्दौला के मध्य युद्ध हुआ। इसमें शुजाउद्दौला की जीत हुई और शुजाउद्दौला ने संपूर्ण रुहेलखंड को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। जनवरी 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। 1759 में शाह आलम द्वितीय को अपने वजीर इमाम उल मुल्क की शत्रुता के कारण दिल्ली छोड़ना पड़ा, तो शुजाउद्दौला ने लखनऊ में उनको शरण दिया था। बंगाल के क्रांतिकारियों का प्रथम गुप्त संगठन अनुशीलन समिति था, जिसका गठन 1902 में किया गया था। अनुशीलन समिति की स्थापना मिदनापुर में ज्ञानेंद्र
नाथ बसु ने किया था, जबकि कलकत्ता में इसका गठन पी मित्रा ने किया था। अप्रैल 1906 में अनुशीलन समिति के 2 सदस्यों वारिश कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्ता ने युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था। युगांतर के कुछ प्रमुख लेखों का संग्रह मुक्ति कौन पाथे मतलब मुक्ति किस मार्ग से नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ था। लाला लाजपत राय ने 2 किताबें लिखी थी, अनहैप्पी इंडिया और पंजाबी। इन 2 पुस्तकों में लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की स्थापना के संबंध में अंग्रेजों की नीति की व्याख्या और उनकी आलोचना किया था। पुर्तगालियों ने पूर्वी तट के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया था। कोरोमंडल तट पर स्थित मसूलीपट्टनम, पुलिकट इत्यादि शहरों से वे वस्त्र आदि वस्तुएं इकट्ठा किया करते थे। मलक्का, मनीला इत्यादि पूर्वी एशियाई क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए नागपट्टनम पुर्तगालियों का एक प्रमुख बंदरगाह था। बंगाल के शासक महमूद शाह ने पुर्तगालियों को 1536 ईस्वी में चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दिया था। बंगाल के शासक महमूद शाह ने पुर्तगालियों को 1536 ईस्वी में चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दिया था। डच और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष त्रावणकोट के राजा मार्तंड वर्मा द्वारा 1741 ईस्वी में कोलाचेर के युद्ध में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित करने के साथ ही मालाबार क्षेत्र में डच शक्ति का पूर्णतः पतन कर दिया था। हालांकि 1814 ईस्वी के एंग्लो डच संधि के तहत डच कोरोमंडल और डच बंगाल पुनः डच शासन के अधीन आ गया था, लेकिन 1824 ईस्वी में हस्ताक्षरित एंग्लो डच संधि के प्रावधानों के तहत डचों ने 1 मार्च 1825 ईस्वी तक सारी संपत्ति और क्षेत्रों को हस्तांतरित करना बाध्यकारी बना दिया गया। भारत में 18वीं शताब्दी के दौरान ईसाई मिशनरियों ने प्रेस की स्थापना किया और बाइबिल का भी देसी संस्करण इन लोगों ने निकाला था। चूड़ामण ने 1700 ईस्वी में भरतपुर राज्य की स्थापना किया था। 1717 में जॉन सुरमन के नेतृत्व में ब्रिटिश दूत मंडल को व्यापारिक रियायतों को प्राप्त करने हेतु मुगल सम्राट फर्रुखशियर के दरबार में भेजा गया था, जहां पर सर्जन हैमिल्टन ने बादशाह फर्रुखशियर की गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई थी। प्रसन्न होकर के उसने महाअधिकार पत्र मैग्ना कार्टा दे दिया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, वकील और पत्रकार थे। इन्होंने लंदन में इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना 1905 में किया था। लंदन में ही 1905 में इंडिया हाउस की भी स्थापना किया था। भारतीय समाजशास्त्री पत्रिका की स्थापना भी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही किया था। 1925 ईस्वी में सचिंद्र नाथ सान्याल ने एक पैम्पलेट प्रकाशित किया, जिसमें काकोरी कांड के संदर्भ में घोषित किया कि नए तारों का जन्म लेने के लिए पुराने तारों का नष्ट होना आवश्यक है। तलवार नामक पत्रिका का संबंध वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय से है। क्रांतिकारियों का सबसे पहला केंद्र महाराष्ट्र बना था। लाला हरदयाल और सोहन सिंह माखना ने गदर नामक पत्रिका का संपादन किया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा किया था कि उनकी सरकार की यह इच्छा है कि जून 1948 ईस्वी तक भारत को स्वतंत्रता अवश्य दे देंगे। माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया गया और 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के सम्मुख रखा गया और 18 जुलाई 1947 को इसे पास कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कंपनी को भारत में अपनी क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति दी गई, लेकिन कंपनी की गतिविधियों और कामकाज की विनियमित करने की मांग किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कंपनी को भारत में अपनी क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति प्रदान किया गया था। वारेन हेस्टिंग ने मुर्शिदाबाद और पटना के राजस्व बोर्ड की स्थापना कर कलकत्ता में एक राजस्व परिषद की स्थापना किया था। वारेन हेस्टिंग ने मुर्शिदाबाद और पटना के राजस्व बोर्डों को समाप्त करके कलकत्ता में एक राजस्व परिषद की स्थापना किया था। महात्मा गांधी ने सन 1918 ईस्वी में दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार का आंदोलन किया था। पेशवा पद प्राप्त करने में असफल सिद्ध होने पर रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से सूरत की संधि कर लिया था ताकि अंग्रेज की सहायता से वो पेशवा बन सके। मार्च और जून 1944 के बीच आज़ाद हिंद फौज भारतीय भूमि पर सक्रिय रही। मार्च और जून 1944 के बीच आज़ाद हिंद फौज भारतीय भूमि पर सक्रिय रही। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया था। मजदूर संघ आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण सफलता 1926 ईस्वी में मजदूर संघ विधेयक का पास होना था। प्रथम
भारत में आधुनिक प्रकार का प्रथम संघ मद्रास श्रमिक संघ स्थापित किया गया था 1918 में। 1920 ईस्वी में एन एम जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किया गया था। 1921 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक समाचार पत्र समिति की नियुक्ति की गई थी। इस समिति की सिफारिश के आधार पर 1908 ईस्वी में और 1910 ईस्वी के समाचार पत्र अधिनियम रद्द कर दिए गए। बटलर समिति 1926 में बनी थी। बटलर समिति 1926 में बनी थी। लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में सन 1923 में शाही आयोग की स्थापना किया गया, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड ली थे। शाही आयोग का गठन नागरिक सेवा के दोषों को दूर करने के लिए किया गया था। लॉर्ड रीडिंग के समय कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुआ था। लॉर्ड रीडिंग के समय ही प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन 1 नवंबर 1921 को हुआ था। भारत के दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को लॉर्ड रीडिंग के समय ही हुआ था। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या भी 1926 ईस्वी में हुआ था और 1921 से लेकर के 1926 ईस्वी तक लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल था। शाही आयोग का गठन हुआ। प्रिंस ऑफ वेल भारत आए। भारत के दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर मोपला विद्रोह हुआ, चौरी चौरा कांड ये और स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926 में, ये सब लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने भारत में उच्चतम शिक्षा और शिक्षण अधिकारियों का एक सम्मेलन सितंबर 1901 ईस्वी में शिमला में बुलाया था। बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना 1836 में राजा राम मोहन राय और उसके सहयोगियों द्वारा किया गया था। बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना 1836 ईस्वी में राजा राम मोहन राय और उनके सहयोगियों द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तकें सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी 1927 ईस्वी में। हिंद स्वराज की रचना उन्होंने किया था 1909 में। मेरे सपनों का भारत 1947। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह 1928 में। क्रांतिकारी समाजवादी दल 20वीं शताब्दी के उग्रवादियों से इस दल का संगठन किया गया था। इस दल का उद्देश्य अंग्रेजों को शक्ति के माध्यम से बाहर फेंकना था। इसकी स्थापना 1942 ईस्वी में सोमेन नाथ टैगोर ने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1935 के अधिनियम को मूलतः सड़ा हुआ एक्ट कहा था। जवाहरलाल नेहरू 1935 अधिनियम की तुलना एक ऐसे ऑटोमोबाइल से किया था जिसमें ब्रेक तो अनेक है परंतु इंजन एक भी नहीं है। भू राजस्व की रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय टॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड को जाता है। भू राजस्व की रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने का श्रेय मुनरो और रीड को जाता है। पाबना विद्रोह 1873 पाबना के रैयतों द्वारा जमींदारों के विरुद्ध एक आंदोलन था। पाबना विद्रोह 1873 में हुआ था, जबकि कूका विद्रोह 1872 में हुआ था। कूका विद्रोह 1872 बाबा राम सिंह ने पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व किया था। बाबा राम सिंह ने पंजाब में कूका विद्रोह का आंदोलन का नेतृत्व किया था। आंदोलन के संस्थापक भगत जवाहर मल थे, जबकि पावना विद्रोह 1873 में किया गया था। एका आंदोलन 1921 में किया गया था जमींदारों के शोषण के विरुद्ध। ये एका आंदोलन हरदोई, बहराइच तथा सीतापुर के क्षेत्रों में चल रहा था। दक्कन के दंगे 1875 में हुआ था, अंग्रेजों को कपास निर्यात करने के मुद्दे को लेकर के। दक्कन के दंगे 1875 में हुआ था, अमेरिका को कपास निर्यात के मुद्दे को लेकर के यह विद्रोह हुआ था। मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन 1913 में पहली बार संविधान संशोधन किया और स्वशासन के आह्वान पर शामिल होने का इसने निर्णय लिया था। अखिल भारतीय नेता के रूप में गांधी जी की सबसे पहली पहचान रोलेट एक्ट सत्याग्रह के समय हुई थी। भारत में प्रांतीय चुनाव 1945-46 में हुआ। इस प्रांतीय चुनाव में 1937 के चुनाव में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के सबसे बड़े प्रचारक के रूप में उभरे, परंतु सबसे बड़ी बात यह हुई कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम, इन दोनों राज्यों में भी जो लीग के पाकिस्तान में शामिल थे वो भी कांग्रेस की सरकार, वहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार का गठन हुआ। विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान ईश्वरचंद विद्यासागर को जाता है। एक विशेषज्ञ आयोग की अन्वेषण पर आधारित लॉर्ड डलहौजी के काल में 1854 में एक नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पास किया गया। 1854 में प्रारंभ के भारत में सूती कपड़ा मिल 1854 बम्बई में स्थापित किया गया। कांग्रेस समाजवादी दल 1935
के अधिनियम को जनविरोधी माना और राष्ट्रीय प्रतिक्रियावादी शक्तियों का संगठन कहा। प्रांतों में कांग्रेस सरकारों ने श्रमिकों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक अपना रुख अपनाया। इस काल में सबसे महत्वपूर्ण हड़ताल कानपुर के श्रमिकों ने किया था, जिसमें 55 दिन तक हड़ताल किया था, जिसमें 40,000 श्रमिक सम्मिलित थे। सरकार ने कानपुर श्रमिक जांच समिति की नियुक्ति किया, जिसके अध्यक्ष बाबू राजेंद्र प्रसाद थे। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई, उन्होंने यह व्यवस्था किया कि 1972 में एक नई न्याय व्यवस्था की स्थापना किया। इसमें यह प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालत होगी, एक फौजदारी अदालत, दूसरा दीवानी अदालत। वारेन हेस्टिंग के न्याय व्यवस्था जो है प्रसिद्ध न्याय व्यवस्था थी, जिसकी आलोचना भारतीयों ने किया था, क्योंकि यह व्यवस्था ऐसी थी जिसमें अंग्रेज और भारतीयों के बीच भेदभाव जुड़ा हुआ था। जब वारेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्क ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न करने का आरोप जड़ा था। इस आरोप के चलते वारेन हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया, जो 7 साल तक चलता रहा। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैयार कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि हुआ करते थे। हैदर अली 1761 से लेकर 1781 और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान जैसे शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हुआ। दिसंबर 1927 में मद्रास अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष अंसारी थे। मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष अंसारी थे में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बॉम्बे के तट पर उतरा और काले झंडे से उसका स्वागत किया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान बड़े व्यापारियों का एक महत्वपूर्ण गुट असहयोग आंदोलन के विरुद्ध था और इसके द्वारा 1920 में एक असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना भी किया गया था। इस सभा के संस्थापक पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जमना दास और द्वारका दास थे। असहयोग आंदोलन के समय मिदनापुर तथा गुंटूर के चिराला पिराला तथा पेंडानंदी पांडु तालुका में यूनियन बोर्ड टैक्सेज के खिलाफ कर अदा न करने का आंदोलन चलाया जा रहा था। अब्दुल लतीफ़ को बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। अब्दुल लतीफ़ को बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता था। उन्होंने 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोमडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किया था। सिखों में धार्मिक सुधार की शुरुआत अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना के साथ हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को सेंट जेम्स पैलेस में आरंभ हुआ। महात्मा गांधी राजपूताना नामक जहाज से ब्रिटेन गए। इस सम्मेलन में भारतीय महिला प्रतिनिधि सरोजनी नायडू थी। चटगांव की इंडियन रिपब्लिक आर्मी में से 2 महिलाएं जुड़ी हुई थी। चटगांव की इंडियन रिपब्लिक आर्मी में 2 महिलाएं जुड़ी हुई थी। एक का नाम था प्रीति लता वाडेदार और प्रीति लता वाडेदार ने क्रांतिकारियों के एक समूह के साथ मिलकर चटगांव में पहाड़ी तली के रेलवे स्टेशन पर हमला कर दिया था। इसमें प्रीति लता गंभीर रूप से घायल हो गई तथा गिरफ्तारी से बचने के लिए इन्होंने आत्महत्या कर लिया था। 1870 से लेकर के 1918 ईस्वी के मध्य 1870 से लेकर के 1980 के मध्य इन वर्षों में कई निर्भीक एवं प्रसिद्ध पत्रकारों के संरक्षण में अनेक नए समाचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ हुआ। इस समाचार पत्रों में प्रमुख था हिंदू एवं स्वदेश मित्र जो सुब्रमण्यम अय्यर के संरक्षण में, द बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी के संरक्षण में, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के संरक्षण में आरंभ हुआ। आधुनिक भारत पे ये महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने लगभग 1 घंटे में प्रस्तुत किया गया है और आप इसको जो है ऑडियो फॉर्म में है ये, तो आप इसको ऑडियो के रूप में अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।